भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। जी हां, रूसी उप प्रधानमंत्री और व्यापार मंत्री जो भी हैं वहां के रूस भारत बिजनेस डायलॉग को संबोधित करते हुए नजर आए और इस बात का खुलासा करते हुए नजर आए। दरअसल रूस के जो उप प्रधानमंत्री हैं डेनिस मांतुरोव सोमवार को भारत दौरे पर आए, यहाँ कई कार्यक्रमों में शिरकत की। आज भी मुलाकात की उन्होंने 2 दिन में। बाकायदा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से 2 बार मुलाकात वो कर चुके हैं। और मांतुरोव रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री भी हैं, उप प्रधानमंत्री भी हैं और रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री भी हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट शख्सियत है वहां की। उनके मुताबिक दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन के साथ मिलकर मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनके मुताबिक रूस भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रूस भारत बिजनेस काउंसिल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में रूसी मंत्री ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे हैं और एडवांस लेवल की टॉक चल रही हैं। रूसी उप प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं। रूसी मंत्री के मुताबिक कोरोना की वजह से लॉजिस्टिक्स का जो संकट आया वो थोड़ा सा काफ़ी प्रभावित हुआ। पश्चिमी देशों की ओर से जो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए उससे कई देशों में महंगाई बढ़ी। प्रतिबंधों के चलते जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट है, कार्गो है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वित्तीय लेन देन, उनमें दिक्कतें आई। तो इन सब का उन्होंने जिक्र किया। इधर भारत रूस व्यापार संवाद कार्यक्रम को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हमने साल 2025 से पहले 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पार कर लिया है। इसे बढ़ाना जारी रहेगा। दोनों देशों ने तय किया था, लक्ष्य रखा था कि 30 बिलियन डॉलर के आसपास हम 2025 पर करेंगे द्विपक्षीय व्यापार, वो पहले ही हो गया। भारत और रूस को दोनों पक्षों के व्यवसायों को प्रेरित करने की आवश्यकता, ये इस बात के उन्होंने जोर दिया है अपनी बात पे। लेकिन क्या वाकई में रशिया और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुमकिन है? और मौजूदा हालात में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर ये मूर्त रूप लेती है तो कितना समय लगेगा और मूर्त रूप ले लेती है तो इसका क्या मायना होगा? इसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मनोज पंत सर जुड़ चुके हैं, पूर्व वाइस चांसलर हैं IIFT के। पंत सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, पहले तो अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है, एडवांस लेवल की बातचीत है, यही सब हमें अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है और हम तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यहाँ तक ही सीमित हैं। इसके पार की कुछ संभावना त्वरित रूप से आप देख रहे हैं कि कोई आने वाले समय में FTA वाकई में रशिया के साथ हमारा हो पाएगा? नहीं, FTA तो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन FTA तो हमारा आसियान के साथ भी हुआ है। FTA तो हमारा इनफैक्ट मच मोर सीरियस हुआ है साउथ कोरिया, जापान के साथ भी। लेकिन क्वेश्चन ये है ट्रेड की। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड। FTA की बाद में बात करेंगे। अब देखिए 1921 में इंडिया रूस का टोटल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों तरफ से मिलाकर करीब 10 बिलियन डॉलर था। और इंडिया का हमेशा इसमें डेफिसिट रहा है। रशिया से भी इंपोर्ट हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और एक्सपोर्ट हमारी क्या करते हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, इलेक्ट्रिक मशीनरी, देन साउंड टीवी रिकॉर्डर्स है, आयरन स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और टी। अगर आप रशिया में जाएंगे आप देखेंगे सारी दवाइयां और चाय इंडिया से जाती है। और हम उनसे इंपोर्ट क्या करते हैं, डिफेंस तो है ही वंस इन अ वाइल, मेनली ऑयल। अब ये जो बीच में जो बहुत जंप हुआ है ऑयल का, आप एक उदाहरण लीजिए। 2022 में imports of liquid gas, crude, coal tripled to $5 billion। अब ये क्यों हुआ? एक तो इशू है यूक्रेन क्राइसिस की। यूक्रेन क्राइसिस में आपको पता ही है, दुनिया को पता है कि यूएस ने सैंक्शन डाला रशिया के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने इंडिया को थोड़ी छूट दी ऑयल इंपोर्ट्स में। तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए। खाली रशिया इंपॉर्टेंट नहीं था इंडिया के लिए, इंडिया वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर ऑयल एक ऐसी चीज है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, या तो एक्सपोर्ट करिए या इसको बंद कर दीजिए। यू कैन नॉट स्विच द सप्लाई ऑन एंड ऑफ। तो इंडिया वाज अ गुड इंपॉर्टेंट पोर्ट जब यूरोपियन बंद हो गई इंपोर्ट्स और यूएस इंपोर्ट्स वैसे नहीं करता था, तो इंडिया वाज अ गुड प्लेस टू सेंड इट अपार्ट फ्रॉम चाइना।
इंडिया के लिए बहुत फायदा था, क्योंकि इसके तहत हमारी प्राइसेस काफी होगी। अब सडनली आप देखिए, रशिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया एंड इराक अर्लियर। तो एक तो ये चीजें हैं कि ये इत्तेफाक की बात है कि हमारा सडनली इतना ट्रेड बढ़ गया। अब देखिए इंडिया एक्सपोर्ट्स कितने डबल हो गए पिछले एक साल में। क्यों? क्योंकि और रशिया कहाँ से लेगा कंज्यूमर गुड्स? इंडियन गुड्स सस्ते हैं, चीप हैं, तो दे आर रिलाइंग। देखिए रशिया की बिजनेस इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स कम बनाते हैं, ओके। तो दे आर क्वाइट हैप्पी टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि और कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? यूरोप का एम्बार्गो है, यूएस का एम्बार्गो है, कुछ चाइना से लेंगे और कुछ इंडिया से लेंगे। सो थोड़ा बहुत इंडिया यूएस रशिया का जो ट्रेड जंप हुआ है, जो फॉरेनर्स ने बात की, वो थोड़ा इत्तेफाक की बात है यूक्रेन क्राइसिस पर। अब क्वेश्चन है कि सपोज हम कहें कि चलो हो गया, ट्रेड एक बार शुरू होता तो चलता भी जाता है, तो सबसे दिक्कत क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में? अगर जो इसकी आप बात करें, वो तो खैर छोटी चीज है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ट्रेड बूस्ट करने में सबसे दिक्कत है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत है ऑफ टू डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए मैटर करता है, एक तो इंडिया और रशिया की पीपल टू पीपल लिंक्स तो ऑलमोस्ट जीरो है। आप कभी कोशिश करिए, मैं तो गया हूं, 2018 में भी गया था यूएस में, रशिया में। जी। रशिया का सिस्टम डिफरेंट है, लोग अलग हैं, लैंग्वेज बहुत बड़ी इशू है, इन डे टू डे वार्तालाप करने में बहुत इशू है। तो इतनी सिक्योरिटी वहां नहीं लगती है जितनी डेमोक्रेटिक स्टेट्स में है। अब ये कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा, एक तो ये है। सो सबसे मेरे पॉइंट, मुझे मुझे लगता है मेरा आपने बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ये बोला, पीपल टू पीपल कनेक्ट। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े एडिटोरियल्स में हम पढ़ते हैं, वहां से शुरुआती होता है भारत का परंपरागत मित्र रूस, लेकिन बिल्कुल सही पॉलिटिकल फ्रेम, पॉलिटिकल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं यही बात कर रहा था। अलग रखिए। एब्सोल्युटली, मैं यही कह रहा था कि जब आप इस फ्रेज को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट कहें आप उसे, या शायद उतना ज्यादा अभी भाषागत सांस्कृतिक तौर पर अभी इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्ट अभी हुआ नहीं है, और उसका संभावना भी नहीं है। एक तरफ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि साहब हम टॉक्स में हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतना सीधा सपाट रिश्ता भी नहीं है हमारा। बदले हुए परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि रशिया जो है वो अपने साउथ एशियन जो दूसरी कंट्रीज हैं उनसे भी बैलेंस कर रहा है अपने रिश्तों को। चीन के साथ तो छोड़ दीजिए, क्या रिश्ता है उसका, उस पर बारे में बात हम करेंगे, लेकिन बांग्लादेश के साथ अभी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो निवेश कर रहा है उसको युआन में सेटल की बात कर रहा है। जो डिस्काउंट प्राइस पे ऑयल हमें दे रहा है उसी पर पाकिस्तान को भी देने की बात कर रहा है। तो भारत के लिए रूस का ये जो पक्ष है वो कैसा हम साध पाएंगे सर? देखिए, एक तो लेट मी क्लैरिफाई, जो काफी टीवी में कमेंट्री आती है कि इंडिया को बहुत फायदा हुआ है रशियन ऑयल से, रशिया हमारा अब लार्जेस्ट सप्लायर हो गया, दैट इज ट्रू। पर याद करिए रशिया को भी बहुत फायदा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे, ऑयल एक ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई रोकना बड़ा मुश्किल काम है। अगर यूरोपियंस इम्बार्गो कर देते जैसे उन्होंने किया है ऑयल में, एंड दी अदर वेस्टर्न कंट्रीज इम्बार्गो करते हैं, तो रशिया भी ट्रबल में होगा, कहाँ ले जाएंगे ऑयल को? ऑयल को आप रोक नहीं सकते। तो इंडिया वाज अ गुड पोर्ट जो इंडिया ने, इट इज आई थिंक ट्रिब्यूट तुम्हारी गवर्नमेंट को कि इन्होंने किसी तरह उस सैंक्शन से हमको बाईपास करवा लिया ऑयल के लिए। तो इंडिया के लिए बहुत फायदा रहा ये, लेकिन ये सस्टेनेबल है कि नहीं, मैं इसमें दो चीजें मेंशन करता हूँ। फ्री ट्रेड की बात है, इस समय जो इंडिया के लिए सबसे फायदा है, इसकी ज्यादातर कोशिश हो रही है कि रूस इंडिया ट्रेड, जिसको कहते हैं रूपी रूबल ट्रेड हो। और रूपी रूबल ट्रेड छोड़िए, दर्शकों को ये इतना ना समझ आए, सिंपल बात है, बार्टर ट्रेड होता है। हमने आपको चाय भेजी, हमने आपको दवाई भेजी, आप अपना तेल भेजिए। तो इसमें जो इंडिया जो डेफिसिट स्टेट है, इसमें हमको बहुत फायदा है। इंडिया के लिए रशिया रूबल ट्रेड बहुत बेनिफिशियल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत अच्छी चीज है, चलते रहे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें दूसरी चीज जोड़ी है कि रशिया क्या अभी तक ऑयल के लिए रूपी में पेमेंट लेने को तैयार है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि रशिया को भी चाइना से ट्रेड करना है। विल चाइना टेक इंडियन रुपीज? नो।
क्योंकि चाइना के इंडिया के साथ चाइना का इंडिया से बहुत सरप्लस है, तो वो क्या करेंगे इससे। अब यूएई की बात भी हो रही है, अब यूएई इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर, बट विल रूपी बिकम एक्सेप्टेबल मोड ऑफ करेंसी, दिस आई डाउट, क्योंकि अभी इंडिया छोटा है वर्ल्ड ट्रेड में, बट 2.5% बट वर्ल्ड सर, ट्रेड है, अभी हम already- आज ही मोंतुराव साहब का जो बयान आया है कि हम कंसीडर कर रहे हैं नेशनल करेंसीज और करेंसीज ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज, तो क्या हम इसे ये ना माने? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है, ये पहले भी बात हुई, पहले गवर्नमेंट ने बात की है ऑफ एशियन करेंसी यूनियन। बट याद करिए, हम तो क्लास में सिखाते हैं कि करेंसी कंट्री नहीं बनाता, हम बनाते हैं। आदमी डिसाइड करता है कि करेंसी कौन सी हम लेंगे, कौन सी नहीं लेंगे। ये यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है, वो यूएस का काम नहीं है, वो दुनिया का काम है। एब्सोल्युटली। दुनिया डॉलर को मानती है, इसलिए डॉलर एक्सेप्टेबल हो गया। लेकिन लोग ये सब एक्सचेंज तभी कर पाएंगे जब वो रूपी बैलेंसेस जो उनके पास आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया इनके साथ डेफिसिट कंट्री है, सबके साथ डेफिसिट, चाइना के साथ भी डेफिसिट है, रशिया के साथ भी डेफिसिट है। तो क्या ये कंट्रीज इस रूपी से लेंगे क्या? कैन वी सप्लाई इनफ कंज्यूमर गुड्स? अब चाइना के साथ तो प्रॉब्लम आपको बताइए, उसमें क्या डिस्कशन करनी। तो जो रशिया का जो रूपी बैलेंसेस हो जाएंगे, तो उसके साथ वो करेंगे क्या, वो किससे क्या करेंगे? आई थिंक द लॉजिक इसमें एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, लेट अस नॉट बी नेगेटिव कंप्लीटली। सबसे बड़ी ऑप्शन है कि इंडिया रशिया की पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप शुरू करिए। कम्युनिकेशंस इंडिया रशिया में बहुत डिफिकल्ट है, कभी टेलीफोन करिए, आप समझ जाएंगे मेरी बात। मैं हाँ मैं नहीं बोल रहा, मैं गया हुआ। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, खाली पिक्चर की बात नहीं है, लोग ट्रैवल करना शुरू कर जाए। अभी तक द ट्रेड इज वन वे, इंडियन स्टूडेंट्स गो टू रशिया टू स्टडी, क्योंकि उनकी मेडिसिन इंजीनियरिंग स्टडी अच्छी है और लेकिन सस्ती है। लेकिन रशिया कोई कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता है जो हम ट्रेड पाए, वो मेनली इंडिया की ट्रेड है डिफेंस से। अब डिफेंस में भी एक नई समस्या आ गई है। एक टाइम पे तो स्टेट गवर्नमेंट रशिया सब बनाता था, प्लेन्स एक्सेट्रा, अब प्राइवेट सेक्टर बनाता है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या, रशियन प्राइवेट सेक्टर क्या रुपीज में पेमेंट लेने को तैयार है? नहीं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इंडिया का जो प्लेन इंडिया जो इंपोर्ट करता है सुखोई, उसकी जो एवियोनिक्स है वो इजराइल से आती है। तो विल इजराइल एक्सेप्ट पेमेंट इन रुपीज फॉर द एवियोनिक्स? अगर वो नहीं करेंगे तो रशिया हमको रुपीज में कैसे पेमेंट लेगा? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। करेंसी को कंट्री नहीं डिटरमिन करती है, करेंसीज को लोग डिटरमिन बिल्कुल करते सर, हैं डिपेंडिंग ऑन। मैं आपकी बात को समझ गया सर, बट एक चीज जो है, जिस पर चाइना, रशिया हो, ब्राजील हो, इनफैक्ट पूरा ब्रिक्स हो, इधर ईरान भी है, इधर इंडिया का मैं थोड़ा सा पक्ष समझना चाहूंगा आपको। एक बात जो ये सब चीज़ पर एग्री है वो है डी डॉलराइजेशन, और इसको लेकर खासा चिंता में यूएस भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बार कह दिया था साहब कि हमारी करेंसी तो क्रैश कर रही है और 200 साल के इतिहास में हमारी सबसे बड़ी ये डिफीट होने वाली है। तो ये डी डॉलराइजेशन के लिए और इस यूक्रेन युद्ध के बाद सबको समझ में आ रहा है डी डॉलराइजेशन का महत्व। तो क्या डी डॉलराइजेशन के लिए किसी एक टेबल पे नहीं आया जा सकता है सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये डी डॉलराइजेशन जो है ये एक पॉलिटिकल कॉल है, ये इकोनॉमिक कॉल नहीं है। आप ये सोचिए, आज के दिन ये मुझे एक्सप्लेन करिए, यूएस अकाउंट्स फॉर अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, तो फिर वो वर्ल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 75% कैसे अकाउंट करते हैं? समझ गया ना बात मेरी? ये तो नहीं कि वो खाली उनका व्यापार हो रहा है, इससे दुनिया भी उन्हीं को एक्सेप्ट करती है, क्या करा जाए? अब ये मुझे सबसे बड़ा आंसर दीजिए। आज के दिन आप मानेंगे कि यूएस का सबसे बड़ी एनिमी चाइना है, तो चाइना अपना सारा रिजर्व जो है उनके पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत हाई है, अबव 3 ट्रिलियन, तो रशिया यूएस ट्रेजरी बिल में क्यों डालते हैं, वो इंडियन बॉन्ड में क्यों नहीं डालते? देखिए, इकोनॉमिक अलग हो गई, पॉलिटिक्स अलग होगी, इनको अलग रखिए। तभी मैं कहता हूँ जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स में थोड़ा अंतर आ गया है। पहले काफी तालमेल था दोनों में, अब वो तालमेल खत्म कर गया है। आज के दिन इकोनॉमिक्स डोमिनेट करता है, और इंडिया के लिए भी इकोनॉमिक्स डोमिनेट करता है। पीपल वांट टू सी द बेनिफिट इंक्रीजिंग, आई डोंट सी हाउ एटलीस्ट कंज्यूमर गुड्स में द फ्यूचर लाइज विद रशियन ट्रेड। रशिया अच्छा पार्टनर है, रशिया हमारा क्या कहते हैं, इट इज अ पोर्ट इन अ स्टॉर्म। जब वक्त का टाइम होता है, सहारा हमारा सहारा ने हमेशा दिया है, ये रहा, ये दूसरी बात है। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम जो इंडिया का है
वो रशियन इकोनॉमिक सिस्टम से बहुत डिफरेंट है, और एब्सोल्युटली सर। इसलिए इनकी तालमेल इतनी आसानी से होगी नहीं। सो ये सर जी। डीडॉलराइजेशन जो है ये मिथ है। ये 1998 से लोग बोल रहे हैं कि डॉलर का डाउनफॉल, डॉलर का डाउनफॉल, डॉलर का डाउनफॉल। तो आप खुद ही देख लीजिए, ग्राहकों से कीजिए कि नहीं, अपने और दर्शकों से बोलिए। मुझे लगता है कि वो जो दुनिया की डोमिनेटिंग करेंसी होगी, वो हाँ, एक देश की करेंसी होगी, या किसी, जैसे ब्रिक्स कह रहा है कि मैं ऑल्टरनेटिव करेंसी पे हम लोग लाएंगे, तो वो किसी संस्था की करेंसी होगी, किसी देश की करेंसी होगी। अभी इस पर ही आशंकाओं के बादल हैं। लेकिन मेरा जो मूल सवाल था सर, मैं जरा वापस लौट रहा हूं उस पे, एफटीए को लेकर जो हमारा बुनियादी सवाल था, एफटीए को लेकर आगे बढ़ना दोनों देशों के बीच में कितना सही रहेगा, और जो व्यापार के आंकड़े आप हमें बता रहे हैं और दोस्ती अलग, क्या एफटीए वाकई में मौजूदा समय में इतनी प्रासंगिकता रखती है? क्योंकि आपने सही कहा था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल साउथ कोरिया का ही दे रहा हूं। साउथ कोरिया के साथ हमारा एफटीए कब से है, लेकिन वो पूरा का पूरा साउथ कोरिया के पक्ष में झुका हुआ है, हमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ उसका। तो क्या बिल्कुल आज की डेट में कोई एफटीए कोई प्रासंगिक चीज रह गई है सर? एक पॉसिबिलिटी है, हाँ। क्योंकि ये मेरे को इतना ख्याल है, उससे मैं भी इसमें इन्वॉल्व था। 2018-19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोशिश की थी कि यूएस, रशिया के पास ईस्टर्न एरिया में, यूराल एरिया जो है, बहुत सारा स्टोरेज है ग्रेन, ये एनर्जी का, बोथ गैस एंड ऑयल। तो इंडिया का ये कोशिश रहना चाहिए कि हम किसी तरह वहां पर हमारी एफडीआई जाए। एफडीआई के बगैर ये एफटीए विल मेक नो सेंस। आप मुझे बता दीजिए, अपने दर्शकों से पूछते हैं, आपने लास्ट चाहे रशियन कंज्यूमर गुड कौन सा खरीदा, चाहे यहाँ या रशिया, बताइए मुझे। तो ये बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि वी शुड गेट इनटू सर्विसेज। अब सर्विसेज कैसे करेंगे आप, जब भाषा ही समझ नहीं आ रही किसी को, जब कोई जाने को तैयार नहीं। आजकल रशिया जाना बहुत डिफिकल्ट है। अब देखिए कमोडिटी ट्रेड, कमोडिटी ट्रेड में लॉजिस्टिक्स हॉरेंडस है, बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत बातें हुई है पिछले 3-4 साल में कि ये नॉर्थ साउथ एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें इंडो रशिया ट्रेड हो। जब तक शिप नहीं चलेगी तो ट्रेड कहाँ से करेंगे? तो ये चीजों को सडनली ओवरनाइट स्टार्ट करना, और ये जो बोनांजा जो आया है, ये बोनांजा ही कहूंगा यूक्रेन वॉर का, ये लास्ट नहीं करेगा। लेकिन वेयर आई थिंक इंडिया पोजीशन शुड बी, we must be able to get into foreign investment into the very 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 rich Russian energy areas। Absolutely. पूरी उराल एरिया जो है, वहां पर गैस है, वहां पर ऑयल है। बट विल रशिया अग्री? क्योंकि चाइना का भी यही आइडिया है, चाइना भी ये ढूंढ रहा है, चाइना को भी चाहिए बिल्कुल ना ये सब चीज। बिल्कुल। तो ये चाइना, यू कैनॉट टेक आउट, यू कैनॉट डिहाइफनेट दीज थिंग्स। एब्सोल्युटली। ये बड़ा मुश्किल है आज के दिन में डिहाइफनेट। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, और वाकई में फिर चाइना है और दूसरे जो रशिया के जो अलाइज हैं, और हम शायद बहुत ज़्यादा सहज ना हो रशिया के जो अलग अलग अलाइज हैं उनके साथ, तो हम शायद, और हमने जो इंटरफेयर नहीं करने की नीति अपनाई हुई है रशिया के साथ, शायद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक चीज अगर मैं ऐड कर दूं, हाँ याद करिए कि आज के दिन पे कोल्ड वॉर खत्म हो गया है। हाँ हाँ। ये 1986 में गोर्बाचोव ने ब्रेकअप किया सोवियत यूनियन ने, उसके बाद पेरेस्ट्रॉयका अनाउंस किया, और ये कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अब ये कोल्ड वॉर की बड़ी अच्छी अहमियत थी कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, हम एक साइड को दूसरे साइड के अगेंस्ट बात कर सकते थे। आज के दिन वो गए, और ट्रेड ऑफ गया बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। अब आप चूज करिए, and I support that personally। I think India has chosen the way of the democratic system। हमने ये पाथ चूज किया है कि पॉलिटिकली हम एक, जो इसको कहते हैं आप, ये यूके, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये जो एसोस जो बन रहा है इंक्लूडिंग जापान, ये हमारे लिए फायदा मंद है, बोथ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकली वाइज। बट दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द रशियंस वांट टू डू। पर्सनली मेरे को लग रहा है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये बड़े दिलचस्प जो पहलू हैं वो मनोज सर ने रखे। वाकई में बड़ा देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ रशिया हमारा परंपरागत दोस्त तो है, लेकिन जो बदलती हुई भू राजनीतिक व्यवस्था है वो थोड़ा सा ऐसी है कि बहुत सारी असहजताएं भी हैं, और शायद जो ब्लॉक रशिया आज की डेट में बिलोंग करता है, उस ब्लॉक का कंप्लीटली हिस्सा हो जाना शायद भारत के लिए भी असहज होगा। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भारत और रशिया के रिश्ते एक दूसरे के
अलायंस को ज़्यादा प्रभावित ना करते हुए भी बड़े खूबसूरती से हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन एफटीए की जहाँ तक बात है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, देखते हैं कि क्या होगा आगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पंत सर ने हमारे लिए वक्त निकाला, उनसे संपर्क हमारा कट गया, लेकिन एक बार फिर से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दर्शकों के लिए वक्त निकाला।